हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई क्यू नर्चर। आई क्यू नर्चर में आपका स्वागत है। आई क्यू नर्चर लेकर के आया है आपके लिए कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री, वो भी बिल्कुल फ्री। बस आप इतना इंश्योर करें कि क्लासेस डेली रेगुलरली करते रहें। आज हमारी केमिस्ट्री की ये 5वीं क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें हमने 3 लॉ डिस्कस किए थे। हम डिस्कस कर रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जिसमें हम लोग 3 लॉ अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या थे? पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो। फिजिकल चेंज कहने का मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर बदलता है, टेम्परेचर बदलता है मतलब जब आइस से वाटर में, वाटर फिर वेपर में चेंज होता है, दिस इज अ फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है? जब केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कंबशन, दहन, एक केमिकल चेंज है। तो कोई भी फिजिकल या केमिकल जब रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज जब होता है, तो उसमें मास ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही फॉर्म होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ हमने देखा था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या इसे हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन भी कहते हैं। लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन भी कहते हैं। इसका हमने एग्जांपल देखा था कि ये लॉ क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, तो वो जो एलिमेंट होते हैं उनका प्रोपोर्शन या कंपोजिशन उस कंपाउंड में बिल्कुल डेफिनिट होता है और वो सिंपल रेशियो में होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया था क्यूप्रिक कार्बोनेट में CuCO3। उसका हमने एग्जाम्पल देखा था कि उसमें कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में है। इररिस्पेक्टिव ऑफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्यूप्रिक कार्बोनेट है वो नेचुरल सोर्स से लाया गया है या लैब में उसे सिंथेसाइज किया गया है। फिर हमने अगला लॉ जो देखा था वो था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये लॉ क्या कहता था? इसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 चीज मिल करके ये वाटर बना सकते हैं और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकते हैं। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बनाते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो इसका जरा मास देख लेते हैं। ये 2 ग्राम सपोज आपने हाइड्रोजन लिया है, तो इसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और 18 ग्राम वाटर बनता है। हाइड्रोजन यहाँ 2 ग्राम लिया है, तो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन 32 ग्राम होगा और आपका 34 ग्राम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये बनेगा। तो ये हमने देखा था कि ये है फर्स्ट कंपोनेंट, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट कंपोनेंट।
तो हाइड्रोजन के फिक्स मास से, फिक्स मास कितना है जी 2 ग्राम, तो हाइड्रोजन फर्स्ट कंपोनेंट के फिक्स मास से सेकेंड कंपोनेंट का अलग अलग मास रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो भी है बना रहा है। तो यहां जो सेकेंड कंपोनेंट का अलग अलग मास है, जो फर्स्ट कंपोनेंट के फिक्स मास से रिएक्ट कर रहा है, ये भी एक सिंपल रेशियो में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां ऑक्सीजन 16 ग्राम है इच टू 32 ग्राम, ये रेशियो क्या है 1:2, ये सिंपल रेशियो है। तो पहले कंपोनेंट के फिक्स मास से दूसरा कंपोनेंट का अलग अलग मास जब रिएक्ट करता है तो दूसरा कंपोनेंट भी एक फिक्स रेशियो में होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा था। अब हम यहां के बाद देखेंगे, यहां के बाद हमें 2 लॉ और पढ़ने हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में 2 लॉ और पढ़ने हैं। एक लॉ है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और दूसरा लॉ है एवोगाड्रो लॉ। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड लॉ क्या कहता है, गे-लुसाक्स ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे-लुसाक्स ऑफ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ कहता क्या है, व्हेन गैसेस कंबाइन, ये लॉ कहता है व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन और produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. They do so in a simple ratio by volume। यदि 2 गैस है और दोनों गैस कंबाइन कर रहे हो टू फॉर्म अ थर्ड कंपोनेंट, तो जो दो रिएक्टेंट हैं जो एक दूसरे से कंबाइन करके कोई तीसरी चीज बना रहे हैं, तो ये 2 रिएक्टेंट का यदि वॉल्यूम हम देखें तो ये वॉल्यूम भी एक सिंपल रेशियो में होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ले लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये 2 चीजें मिलकर के वाटर बनाती हैं H2। तो ये 2 चीजें मिलकर के जब वाटर बनाती है तो सपोज हाइड्रोजन का यदि आपने 100 ml लिया तो ऑक्सीजन का 50 ml, हाइड्रोजन के 100 ml के साथ ऑक्सीजन का 50 ml रिएक्ट करता है। तो जब हाइड्रोजन का 100 ml और ऑक्सीजन का 50 ml रिएक्ट करता है, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो H2 और O2 का रेशियो जब हम देखते हैं, H2 और O2 का रेशियो देखते हैं, तो H2 है 100 ml और O2 है 50 ml, तो इनका रेशियो निकल करके आ गया 2:1। तो यहां से क्या पता चलता है हमें कि जब 2 गैसेस, हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है,
मिल करके कोई तीसरी चीज बना रही हो, तो ये दोनों गैस भी, यदि गैस का हम वॉल्यूम देखें तो इनका वॉल्यूम भी एक सिंपल रेशियो में होगा। यही ये लॉ कहता है। ये लॉ कहता है व्हेन गैसेज कंबाइन और प्रोड्यूस्ड, व्हेन गैसेज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन और प्रोड्यूस्ड, यहां कंबाइन का है एग्जांपल, व्हेन गैसेज कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो इनका वॉल्यूम का रेशियो लिया 100 ml 50 ml, तो ये सिंपल रेशियो में आ गया 2:1। ये है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। हमारा जो आखिरी लॉ है जो हमें पढ़ना है वो है एवोगाड्रो लॉ। आखिरी लॉ, हालांकि देखिए जरा इस यहां पे, ये है वाटर, एक कंपाउंड। तो वाटर दो चीजों से मिलकर के बना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के कंपोनेंट है। तो इनका कंपोजिशन, ऐसा कह सकते हैं क्या कि वाटर का जो कंपोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एक फिक्स रेशियो बाय वॉल्यूम है। इस लॉ को हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी कहते हैं। इस लॉ का दूसरा नाम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी है। क्यों? क्योंकि डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिलने के बाद वाटर बना है सिंपल रेशियो में 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2:1 डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिलने के बाद वाटर बना है। तो डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम में मिलने के बाद ना, तो इसीलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी कहते हैं। हमारा जो अगला लॉ है वो है एवोगाड्रो लॉ। वो है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो ने कुछ बातें कही थी जो कि बेस, आधार बना आगे मोल कॉन्सेप्ट का। उनकी लॉ जो है बड़ी ही सिंपल है, बस समझने की जरूरत है। एवोगाड्रो का लॉ जो है 5th एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। इनका लॉ जो है बड़ा ही सिंपल है, बस केवल समझने की जरूरत है। और ये जो लॉ है ये फॉर्म करता है बेस, आधार, फॉर व्हाट? फॉर मोल कॉन्सेप्ट। आगे जो हमें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसका आधार फॉर्म करता है ये लॉ। ये लॉ कहता क्या है? Equal volume of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Equal volume of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules। लॉ जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल, कि यदि इक्वल वॉल्यूम है किसी भी गैस का,
फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या सल्फर डाइऑक्साइड है, कोई भी दो गैस है, उन दोनों गैसेस का यदि वॉल्यूम इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक कंटेनर है जिसमें हमने ले रखा है हाइड्रोजन H2 और दूसरा है जिसमें हमने ले रखा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो हाइड्रोजन काफी छोटा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बड़ा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि ये भी वॉल्यूम भी है और ये भी वॉल्यूम भी है, इसका वॉल्यूम भी है और इसका भी वॉल्यूम यदि भी ही है, तो इसमें H2O के सपोज मान लेते हैं कि इस वॉल्यूम में H2O के यदि 100 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं? 100 हैं। तो यहां पे भी भले कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बड़ा होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की संख्या 100 ही होगी, ना कम ना ज्यादा। इन्होंने बहुत पहले ही एवोगैड्रो ने मॉलिक्यूल, और यहां पे देखो बातें मॉलिक्यूल की कही गई, एटम की बात इन्होंने नहीं कही थी। मतलब जो भी आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यदि ये एक सिंगल एटॉमिक जैसे कि हीलियम गैस है तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक एटम होता है, हाइड्रोजन गैस है तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक मॉलिक्यूल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक मॉलिक्यूल होता है। तो उन्होंने मॉलिक्यूल के बारे में बहुत पहले ही बातें कर रखी थी। लॉ बिल्कुल सिंपल है, क्या कहता है? यदि दो गैस हैं, कोई भी, दो ही नहीं जितने भी गैस हैं, वो गैस यदि वॉल्यूम में इक्वल हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। अब ये मोल कॉन्सेप्ट का बेसिस कैसे फॉर्म करता है, जब हम मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में आएंगे तो देखेंगे। लेकिन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में यही 5 लॉ हमें पढ़ने हैं। पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा या फिजिकल चेंज होगा तो मास नहीं बदलेगा, ना तो मास डिस्ट्रॉय होता है, बर्बाद होता है, और ना तो फॉर्म होता है, ना तो मास किसी चीज से बनाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा लॉ कहता था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, कि यदि दो चीजें मिलकर के तीसरी चीजें बन रही हो या कोई चीज बनी हुई हो तो उसके कंपोनेंट्स जो हैं एक्चुअली डेफिनिट प्रोपोर्शन में हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, वो क्या कहता था कि यदि दो चीजें मिलकर के कोई तीसरी चीज फॉर्म कर रही हो और यही दो चीज मिलकर के कोई चौथी चीज भी बना रही हो, तो जब ये दो चीजें पहले कंपोनेंट का दूसरा कंपोनेंट, पहले कंपोनेंट के फिक्स मास के साथ दूसरा कंपोनेंट का अलग अलग मास जो रिएक्ट कर रहा है, तो दूसरे कंपोनेंट का अलग अलग मास का भी यदि रेशियो ले तो वो भी एक सिंपल रेशियो आएगा। और ये था तीसरा लॉ। फोर्थ लॉ क्या कहता था? फोर्थ लॉ हमारा था गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। वो कहता था कि यदि दो गैसेस कंबाइन होकर के कोई तीसरी चीज बना रही है तो दो गैसेस का भी यदि हम वॉल्यूम लें तो वो भी एक सिंपल रेशियो में आएगा। और हमारा आखिरी लॉ कहता है लॉ ऑफ एवोगाड्रोस लॉ। ये कहता है कि यदि दो गैसेस हों या फिर जितनी भी गैस, यदि उनका वॉल्यूम सेम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। ठीक है। तो देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस
बस पढ़ लिए, इतना काफी है, क्योंकि इससे डायरेक्ट कोई सवाल एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएंगे। हाँ, यदि कोई सवाल आएंगे इस चैप्टर से तो वो मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके बन जाएंगे, डायरेक्ट ये सारे कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जस्ट लाइक हिस्ट्री, कि केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, लोगों ने सोचना कैसे शुरू किया, तो एक बार अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, इतना काफी। क्वेश्चन डायरेक्ट कंपटीशन में यहां से नहीं आएंगे। हाँ, पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, जिसमें हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एटम में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम में होते कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन उस चैप्टर से कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ये आपके एग्जाम में AIPMT के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कहता क्या है। एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स and neutrons in LU 71104, यही है? नहीं, 175, 71, 175 respectively are। रिस्पेक्टिवली आर। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2020 में। नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 104, 71, 71, 104, 71, 71। बी ऑप्शन है में है 71, 71, 104, 71, 71, 104। ऑप्शन नंबर सी है 175, 104, 71, 175, 104, 71। और ऑप्शन नंबर डी कहता है 71, 104, 71, 71, 104, 71। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन LU 71, 175 रिस्पेक्टिवली आर। इसमें आपको प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या सिंपली बतानी है। ये कैसे निकलेगा? पिछले क्लास में हमने देखा था, क्या किया था पिछले से पिछले क्लास में, कि कोई भी एलिमेंट का, एटम का, यदि उसका सिंबल X है तो जो सबस्क्रिप्ट में होता है, यहां जो लिखा होता है वो लिखा होता है एटॉमिक नंबर, और यहां पे जो लिखा होता है वो है मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर Z जो है इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? बाय डेफिनेशन जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम प्रोटॉन्स की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है यहां? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
तो इससे जरा हम करें कंपैरिजन। तो यहां पे क्या दिया गया है, LU 71 175, यही है। यानी कि सबस्क्रिप्ट में जेड एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह पे दिया हुआ है 71। तो यहां से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं इज इक्वल टू 71, डायरेक्टली निकल गए। तो एक तो डायरेक्टली निकल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 71। ये होता है, हाँ, ए जो है वो है आपका मास नंबर। अब हमें दो चीजें चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो हमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन चाहिए। हम बचपन से 6ठी 7वीं से ही ये पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी मैटर यदि वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है। तो ये एटम भी न्यूट्रल है, ऊपर में कोई चार्ज लिखा हुआ तो है नहीं। जब चार्ज लिखा हुआ नहीं है तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहा जा सकता है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम अभी निकाल चुके हैं 71। तो ये भी आपका 71 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट हो गया। अब ये जो है ए, ऊपर वाला जो है सुपरस्क्रिप्ट में मास नंबर, पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो मास नंबर होता है, मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, वो किसके बराबर होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। यही मास नंबर ऊपर में दिया हुआ है। मास नंबर कितना दिया हुआ है, 175 लिख लेते हैं। 175 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया हुआ है, अभी हमने निकाला 71, ठीक है, पुट कर देते हैं 71 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये एक इक्वेशन है। यदि हम 71 को इस तरफ लेकर के चले आए, 71 को यदि हम इस तरफ लेकर के चले आए, तो इस तरफ बच जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ये 71 यहां प्लस में है, इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 175 माइनस 71 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 175 माइनस 71, 175 माइनस 71 104। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमें पता चल गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 71, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 71, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 104। तो 71, 71 और 104, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस टाइप के सवाल छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में या इवन की नीट में भी आ जाते हैं। तो इस टाइप के सवाल आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं।
लेकिन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे डायरेक्ट सवाल कंपटीशन में नहीं आते हैं। हाँ, जो सवाल आएंगे वो मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। डायरेक्ट आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सपोज कि स्टूडेंट्स की समस्या ये होती है, सर लॉ याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, याद तो रहता नहीं। तो कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कॉपी पलट करके एक बार देख लेने की जरूरत है। देख लिया, याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो सवाल तो मोल कॉन्सेप्ट से बन ही जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मैं चाहता हूं कि आप एक होमवर्क करें। इसी पे मैं एक सवाल दे देता हूं, आप होमवर्क में उसे बनाएं। ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। हर कॉन्सेप्ट पे हर क्लास के बाद लगभग 1 से 2 क्वेश्चन मैं दूंगा, और सिर्फ वही 1 से 2 क्वेश्चन करना है, उतना काफी है। यदि उतना आप कर लेते हैं तो आपकी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। एक क्वेश्चन है, क्या है? होमवर्क में है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आज के लिए। वो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन कार्बन। कार्बन के कौन से वाले कार्बन में? कार्बन 14 में, C614। इसमें आपको सिंपली इसमें बताने हैं कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।